Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 15th chapter of 12th history. The name of the chapter is Framing the Constitution. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है. किस तरह से हमारी नेशनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया, किस तरह से इसको एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, वही सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक ऐसा नेशन जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस का ओरिजिन जो है डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज से हुआ है. मतलब सभी का ओरिजिन होने का डिफरेंट कल्चर हेरिटेज है. जैसे कि उर्दू अगर ओरिजिन हुई है तो वो कहाँ से हुई है, जब मुस्लिम हमारी कंट्री में आए. ठीक है, सो सभी लैंग्वेजेस का ओरिजिन का डिफरेंट हेरिटेज कल्चर है. सो ऐसे कंट्री, ऐसा नेशन जहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उस नेशन को यूनिफाई कैसे किया जा सकता है, लोग एक दूसरे को कैसे सुन सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को ही नहीं जाना जाता, जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को ही नहीं समझते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज के इशू को लेकर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे. मैनी मंथ्स तक के आर्ग्यूमेंट्स होते ही चले गए थे और इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या रिजल्ट निकला. एक्चुअली बाय 1930s तक कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी फील करते थे कि हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है, एक लार्ज सेक्शन जो है, इस लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलता भी है और समझता भी है. क्योंकि हिंदुस्तानी इज अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू के मिक्सचर से बनी हुई है. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमारी कंट्री का लार्ज सेक्शन बोलता है, समझता है. ये जो है दोनों ही जो डाइवर्स कल्चर्स हैं, हिंदी और मुस्लिम्स के दोनों ही के जो डाइवर्स कल्चर्स हैं, उन दोनों के इंटरेक्शन से बनी है और अपने आप को इंक्रीज भी कर रही है, एनरिच भी कर रही है टाइम के साथ. बहुत सारे ओवर द ईयर्स बहुत सारे सालों तक अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से इसके अंदर नए नए वर्ड्स और नए नए टर्म्स को जो है ऐड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज और भी ब्यूटीफुल बनती जा रही है. और बहुत सारे लोग और बहुत सारे वेरियस रीजन्स में, बहुत सारे वेरियस एरियाज में लोग इसको समझते भी हैं और बोलते भी हैं. दिस इज मल्टी कल्चरल लैंग्वेज. गांधी जी सोचते थे कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डाइवर्स कम्युनिटीज के बीच में कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है. और यही वो लैंग्वेज है जो हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा करेगी, यूनिफाई करेगी, नॉर्थ और साउथ से लोगों को यूनिफाई करेगी. सो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तानी ही होनी चाहिए. बट 19th सेंचुरी के एंड तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी. लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे. तो अब लैंग्वेजेस ने भी अपार्ट होना शुरू कर दिया था. जो हिंदुस्तानी में हिंदी, संस्कृत और उर्दू के वर्ड्स थे, हिंदुस्तानी में जो हिंदी थी अब वो संस्कृत की तरफ मूव कर रही थी, यानी कि संस्कृत के वर्ड उसमें ज़्यादा ऐड किए जा रहे थे. और जो पर्शियन थी उसमें उर्दू के ज़्यादा वर्ड्स ऐड किए जा रहे थे. ओके, क्योंकि पर्शियन का अरेबिक ओरिजिन था, उसमें अब उर्दू के वर्ड्स को ज़्यादा ऐड किया जा रहा था. मतलब अब लैंग्वेज भी जो है हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी बन गई थी. महात्मा गांधी को फिर भी होप था कि शायद हिंदुस्तानी ही ऐसी लैंग्वेज है, फिर भी वो फेथ कर रहे थे कि हिंदुस्तानी ही वो लैंग्वेज है जो हम दोनों को, हमारे रिलीजियस को इकट्ठा कर देगी. ओके, सो 1930s तक यही हिंदुस्तानी को ही एज ए नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया था. अब प्ली फॉर द हिंदी, हिंदी के लिए हिमायत, प्ली करना. एक इन वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अर्लीस्ट सेशन में आर.वी. धुलेकर, जो कि कांग्रेस मैन थे और एक यूनाइटेड प्रोविंसेस से थे, उन्होंने एक पावरफुल अग्रेसिव प्ली किया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग लैंग्वेज है वो हिंदी ही होनी चाहिए. जब उनको कहा गया कि असेंबली में सभी लोग हिंदी को नहीं जानते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से हिंदी में बना सकते हैं, तो धुलेकर ने इस बात पर रिटॉर्ट करते हुए, इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो यहाँ पर इस हाउस में प्रेजेंट हैं और हिंदी को नहीं जानते हैं तो उन्हें यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है. दे बेटर टू लीव, इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चले जाए. और जैसे ही धुलेकर ने ये स्पीच दी तो हाउस में ब्रेक अप इन अ कॉमोशन, यानी कि वहाँ पर वाद विवाद होना शुरू हो गया था. लेकिन धुलेकर फिर भी जो है अपनी स्पीचेस को हिंदी में ही प्रोसीड कर रहे थे और हिंदी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे. ऑन दिस ओकेजन पीस इन द हाउस रिस्टोर्ड थ्रू जवाहरलाल नेहरूज इंटरवेंशन. और जब जवाहरलाल नेहरू का इंटरवेंशन वहाँ पर हुआ, हस्तक्षेप वहाँ पर हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को समझाया और वहाँ पर हाउस में जो है पीस को एस्टेब्लिश
किया गया था, लेकिन अभी भी लैंग्वेज के इशू पर अभी भी कंटिन्यू जो है लोगों की बहस हो रही थी और ये 3 इयर्स तक चलती ही रही थी। आफ्टर 3 इयर्स लेटर 12 सितंबर 1947 ने धुलेकर ने एक बार फिर से नेशन के लैंग्वेज के लिए अपनी स्पीच दी और उनकी स्पीच ने फिर से एक बहुत बड़ा तूफान, अ ह्यूज स्टॉर्म खड़ा कर दिया था। बट अब जो असेंबली की लैंग्वेज कमेटी थी वो इसका सॉल्यूशन निकाल चुकी थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि देवनागरी स्क्रिप्ट्स की जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज में उसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाएगा, लेकिन हिंदी में जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ट्रांजेक्शन होगा। फॉर फर्स्ट 15 ईयर्स तक इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी ऑफिशियल पर्पस के लिए, और हर एक प्रोविंसेस जिनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकता है अपने प्रोविंस के ऑफिशियल वर्क के लिए। मतलब कि सपोज साउथ में कोई एरिया है तो साउथ में जो लैंग्वेज बोली जाती है उस एरिया के ऑफिशियल वर्क के लिए उस लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। सो इन 3 तरीकों से कमेटी ने सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश की थी। एक तो भाई कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाएगा। सेकंड था 15 इयर्स तक इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया जाएगा। थर्ड था कि जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है प्रोविजन के ऑफिशियल वर्क के लिए उस लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो इस तरह से नेशनल लैंग्वेज, बट अभी भी नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी ये मुद्दा अभी भी चल रहा था असेंबली के अंदर। ये सारी चीजें उन्होंने शॉर्ट आउट कर दी थी, और ये शॉर्ट आउट करने के बाद कमेटी को यही लग रहा था कि भाई हाँ, हमने सबके इमोशंस को ध्यान में रखा है और ये जो सॉल्यूशन निकाला है दैट सॉल्यूशन वुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, और ये सॉल्यूशन सभी को एक्सेप्टेड भी होगा। लेकिन धुलेकर वो तो उनका तो एटीट्यूड अभी भी वही था। वो चाहते थे कि इन सारी चीज़ों को रिकंसिलिएशन किया जाए। वो चाहते थे कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बल्कि एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया जाए। ओके, ही अटैक्ड दोज हु प्रोटेस्टेड दैट हिंदी, उसने जो है उन लोगों के ऊपर जो कि हाउस में हिंदी को प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि आप जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदुस्तानी को रन करना चाहते हो, क्या आप सच में महात्मा गांधी का फेवर कर रहे हो या सिर्फ उनका नेम यूज कर रहे हो। वो कहते हैं कि सर, अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है तो मेरे जितना कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से हिंदी को आप एक कंसेशन दे रहे हैं कि भाई चलो ऑफिशियल लैंग्वेज तेरे को बना दिया है। मैं यहाँ पर हिंदी के लिए कोई कंसेशन बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इट इज़ अ कंजम्पशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस। ये जो है इस हिस्टोरिक प्रोसेस का कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब हर कोई इसी को कंजम्प करे, हर कोई जो है हिंदी लैंग्वेज ही बोले और हिंदी ही नेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा जो है धुलेकर द्वारा कहा गया था। ओके, अब धुलेकर जिस टोन में अपनी स्पीचेस दे रहे थे, इसकी वजह से मेंबर जो असेंबली के मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे धुलेकर के इस टोन के लिए। सेवरल टाइम्स प्रेसिडेंट के द्वारा धुलेकर को बीच में इंटरप्ट भी किया गया था, और इंटरप्ट करके उनको ये कहा गया था कि आपको क्या लगता है इस तरह से बातें करके आप अपनी बात को एडवांस कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों को अपने अपोज कर रहे हैं। बट धुलेकर ने अपनी स्पीचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखा। द फियर ऑफ द डोमिनेशन, अब डोमिनेशन का फियर आ रहा था कि धुलेकर जो स्पीच दे रहे थे और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया गया था, इसके लिए डोमिनेशन का क्या फियर आ रहा था? ऐसे एरियाज जहां पर हिंदी नहीं बोली जा रही है उन्हें लग रहा था कि हिंदी को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उनका डोमिनेशन किया जा रहा है हिंदी के थ्रू। ओके, सो इस तरह से कैसे ये फियर ऑफ डोमिनेशन आया? अ डे आफ्टर धुलेकर स्पॉक, धुलेकर ने जब बोला उनके एक दिन बाद श्रीमती जी दुर्गाबाई जो कि मद्रास से थी, उन्होंने अपनी वरीज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी वरीज आ रही हैं इन सब को लेकर। वो कहती हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, नेशनल लैंग्वेज का जो क्वेश्चन था हमारे सामने वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट सभी लोग इस पे अग्री हो गए थे। फिर एकदम से सडनली ये हाईली कंट्रोवर्शियल इश्यू किस तरह से बन गया? वेदर राइटली और रॉन्गली, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो हैं उनको ये फील करवाया जा रहा है कि दिस इज द फाइट, ये वो फाइट है
जो कि हम हिंदी के लिए कर रहे हैं। मतलब ऐसे लैंग्वेजेस जो हमारी कंट्री में दूसरे एरिया से आए हैं, दूसरी कंट्रीज से आए हैं, उनके इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए हम हिंदी को एक पावरफुल लैंग्वेज बना रहे हैं। बट क्या ये सही है? दुर्गाबाई ने हाउस को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि साउथ में इसका ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जो ओपोनेंट्स हैं वो ये फील कर रहे हैं कि इस तरह हिंदी का जो प्रोपगेंडा है, अगर उसको इनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा तो उनकी जो प्रोविजनल लैंग्वेज है उसकी रूट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, उसकी जड़ें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हालांकि महात्मा गांधी जी ने जो भी वहाँ पर कैंपेन चलाई कि वहाँ पर नए नए हिंदी स्कूल्स को खोला गया, बच्चों को जो है हिंदी क्लासेस दी गई, ये सारी चीज़ें अभी भी वहाँ हो रही हैं, लेकिन इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है? आस्क दुर्गाबाई। दुर्गाबाई ये पूछती है कि लेकिन इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है? वो कहती है कि मैं ये चीज़ देखकर शॉक्ड हूँ कि जिस एंथुसियाज्म के साथ हमने 1 सेंचुरी पहले हिंदी के लिए काम शुरू किया था, क्या आज भी वही एंथुसियाज्म है हमारे बीच में? अब तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा? विरोध ही, एगिटेशन ही दिखाई दे रहा, विरोध ही दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानी को वो एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर चुकी है। वो कहती है कि मैंने हिंदुस्तानी को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या ये लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जिसको हमने एक्सेप्ट किया था पहले? नहीं, ये वो लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे जो उर्दू के वर्ड्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, जो रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है, इसके अंदर नई नई चीज़ों को डाला जा रहा है और हिंदुस्तानी का जो कैरेक्टर पहले था अब वो नहीं रह गया है। शी फेल्ट वाज बाउंड टू क्रिएट एन एंजाइटी एंड फियर्स अमंग्स डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप। वो कहती हैं कि अमंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप में जो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप हैं उनके बीच में एंजाइटी और फियर डेवलप हो गया है, क्रिएट हो गया है, अगर हम हिंदुस्तानी को उनके ऊपर थोप रहे हैं तो। ओके, एज द डिस्कशन बिकेम एक्रीमोनियस, जैसे जैसे ये डिस्कशन जो है और ज़्यादा तीखा होता चला गया, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो फॉर स्पिरिट ऑफ द अकोमोडेशन, जो क्या कर रहे थे? अकोमोडेशन की स्पिरिट के लिए अपील कर रहे थे कि भाई हाँ, अकोमोडेशन की स्पिरिट होनी चाहिए। अ मेंबर फ्रॉम द बॉम्बे, श्री शंकरन देव, एक मेंबर जो कि बॉम्बे से थे, श्री शंकरन देव, उन्होंने कहा कि एज अ कांग्रेसमैन होने के नाते और गांधी जी का फॉलोवर होने के नाते मैं हिंदुस्तानी को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट माय होल हार्टेड सपोर्ट, अगर आप मेरा होल हार्टेड सपोर्ट चाहते हैं तो मेरे माइंड में किसी तरह का सस्पिशियस और फियर को राइज ना करे, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे फियर भी आ रहे हैं। टी ए रामालिंगम चेट्टियार फ्रॉम मद्रास emphasized that whatever was done had to be done with caution, जो भी हम करें वो जो है क्वेश्चन के साथ, एहतियात के साथ हमें करना चाहिए, मतलब बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। द कोज ऑफ हिंदी वुड नॉट हेल्प इफ इट इज पुश्ड टू अग्रेसिवली, अगर हम लोगों को हिंदी के ऊपर, अगर हम लोगों के ऊपर हिंदी को थोपेंगे तो हिंदी की जो भी रिस्पेक्ट है वो हम गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो लोगों का फियर है उसको कम करना चाहिए, इवन इफ दे वर अनजस्टिफाइड, अगर लोगों का फियर अनजस्टिफाइड भी है तो भी हमें उसको खत्म करना चाहिए, अदरवाइज एज देयर विल बी बिटर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि अगर हम लोगों के फियर को खत्म नहीं करेंगे और कंटिन्यू बस उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज करते जाएंगे, थोपते जाएंगे, तो लोगों के मन में एक बिटर फीलिंग रह जाएगी, मतलब एक कड़वाहट रह जाएगी कि हमारी रीजनल लैंग्वेज के कंपैरेटिवली वो हमारे ऊपर हिंदी को थोप रहे हैं। सो लोगों के जो भी एंजाइटीज हैं, फियर्स हैं, उन्हें हमें कम करना चाहिए। व्हेन वी वांट टू लिव टुगेदर एंड फॉर्म अ unified nation, united nation, he said there should be mutual adjustment and no question of forcing things on the people। वो कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे रहना चाहते हैं और एक यूनाइटेड नेशन को फॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे अंदर म्यूचुअल एडजस्टमेंट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे ऊपर फोर्स की जा रही है वो तो हमारे बीच में क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ, किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स की जा रही है, थोपी जा रही है। सब लोगों को यही लगना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। ओके, सो इस तरह से लैंग्वेज के का ये जो इशू था इसको पूरी तरह से रिजॉल्व किया गया कमेटी के द्वारा। धीरे धीरे जो है
हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अभी भी हमारे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा सेक्शन जानता है इन लैंग्वेजेस को। ओके, सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो बहुत सारे प्रोसेस हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, लेकिन इन प्रोसेस के थ्रू, डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हमने यही देखा कि हमने एक बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम भी किया है। यहाँ पर हमारा जो एक बहुत अच्छा वन सेंट्रल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था फ्रेंच एडल्ट, जो एवरी एडल्ट इंडियंस को वोट का अधिकार देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें वोट का अधिकार एकदम से नहीं मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और यूके के बारे में अगर हम बात करें तो पहले वहाँ पर वोट ग्रांट का अधिकार किसको दिया गया था? ऐसे लोग जिनके पास वेल्थ होती थी। फिर धीरे धीरे जो है ऐसे लोग जो एजुकेटेड होते थे उनको दिया गया। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो वर्किंग क्लास के लोग थे या पीजेंट्स थे उन्हें वोट का अधिकार दिया गया, और विमेन को तो इसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा था। बट हमारी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो उसी टाइम जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दी गई थी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। दूसरा एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सेक्युलरिज्म के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। हालांकि इस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमारा ये की फीचर है कि हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कास्ट क्रीड को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी के जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेम दिए गए हैं। सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू इक्वलिटी है। सभी लोग जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। मतलब सभी के लिए जो है राइट्स जो है एक ही दिए गए हैं, किसी के पास ज़्यादा या कम नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग कर रहा है। सो इस तरह से बहुत सारी डिबेट्स हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था। बट अब हमें समझ में आ रहा है कि ये डिबेट्स क्यों जरूरी थी, डिस्कशन क्यों जरूरी था, क्योंकि इन्हीं डिबेट्स और डिस्कशन की हेल्प से हमें पता चला कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी क्या है, और उसी मेंटेलिटी और उसी नीड के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पिक्चर दी हुई है जहाँ पर बी आर अम्बेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद ग्रीटिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ द हैंडलिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैंडल करते टाइम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.